जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें कवर करना है हीट कैपेसिटी। तो स्टार्ट करेंगे बेटा हम हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, increase of temperature proportional to increase of temperature proportional to heat transfer increase of temperature is proportional to heat transfer। देखो यहां पे हमने सिस्टम के अंदर लिया वाटर, और जब बेटा हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट को हम डिनोट करेंगे क्यू से, सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम का बेटा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यही लिखा है, देखो Q is directly proportional to the temperature। जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। Q है यहाँ पे बेटा हीट, C है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसे आगे हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और T है यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, देखो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा, देखो सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर एनर्जी का एक्सचेंज होगा और सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी बेटा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा, और एनर्जी एक्सचेंज होगी बेटा इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। देखो हीट कब फ्लो होगी? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तब हीट का फ्लो होगा बेटा। जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तब हीट का फ्लो होगा। अभी देखो सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर ट्रांसफर होगी, और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो हीट बेटा सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर ट्रांसफर होगी। म्हणजे हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट का फ्लो होगा बेटा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, अभी देखो एनर्जी एक्सचेंज होगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। अभी देखो हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे, देखो यहां पे इस कंटेनर में लिया हमने गैस को, कंटेनर में लेंगे बेटा हम गैस को और फिट कर देंगे मूवेबल पिस्टन। ठीक है, अभी हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे। P एक्सटर्नल यहां पे ज्यादा है P इंटरनल से, इंटरनल प्रेशर से एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, तो गैस बेटा यहां पे कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, और जब गैस कंप्रेस होगी तो उसे लिखेंगे हम वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया। ठीक है, गैस कंप्रेस होगी तो उसे लिखेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ बेटा। और जब गैस कंप्रेस होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। और देखो जैसे कि अभी क्या किया कि एक इंटरनल प्रेशर, यहां पे गैस का प्रेशर ज्यादा है बेटा। सेकंड देखो गैस का प्रेशर ज्यादा, इंटरनल प्रेशर ज्यादा रहेगा, P इंटरनल यहां पे ज्यादा रहेगा P एक्सटर्नल से, तो गैस यहां पे एक्सपांड होगी। ठीक है, इंटरनल प्रेशर रहेगा तो बेटा गैस एक्सपांड होगा,
और वर्क डन बाय द सिस्टम लिखेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब बेटा सराउंडिंग के ऊपर वर्क हो रहा है, ठीक है। सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगी तो उसे लिखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। और ये कब होगा? जब गैस का एक्सपांड होगा, और गैस एक्सपांड होगा तो बेटा कूलिंग होगी, गैस एक्सपांड होगा तो क्या होगी? कूलिंग होगी, और कूलिंग होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखना है। जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसे लिखेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। कंप्रेस होगी गैस तो एनर्जी बेटा यहाँ पे बढ़ जाएगी, और इंटरनल प्रेशर ज्यादा रहेगा तो गैस एक्सपांड होगा तो उसे लिखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। और जब गैस का एक्सपांशन होता है, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाती है? कूलिंग हो जाती है, और जब कूलिंग होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से एनर्जी का एक्सचेंज होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ वर्क। अभी देखो, हमें हीट का यूनिट लेना है यहाँ पे जूल, हीट का यूनिट लेना है बेटा हमें जूल। हीट को हम डिनोट करेंगे Q से, और इसका यूनिट लेना है हमें जूल, और कॉमन यूनिट लेना है हमें, कॉमन यूनिट यहां पे लेना है हमें कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.182 जूल। अभी हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे बेटा, सिस्टम को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो लिखेंगे हीट given to the system, heat given to the system। जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसे हम पॉजिटिव मानेंगे, उसे हम पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हीट गिवन टू द सिस्टम उसे हम पॉजिटिव लिखेंगे, और जब सिस्टम से हीट गिवन बाय द सिस्टम उसे हम निगेटिव लिखेंगे। सिस्टम की हीट बेटा सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी, सिस्टम की हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी तो उसे हम निगेटिव में लिखेंगे, और सराउंडिंग की हीट सिस्टम में ट्रांसफर होगी तो उसे हम पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। हीट गिवन टू द सिस्टम उसे हम पॉजिटिव लिखेंगे, और हीट गिवन बाय द सिस्टम उसे हम निगेटिव लिखेंगे। देखो बेटा, अगला पॉइंट कवर करेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अमाउंट ऑफ हीट is required to raise the temperature 1 unit mass by 1 degree Celsius, देखो इसे समझेंगे हम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट करेंगे बेटा हम C से, ठीक है। और C की वैल्यू हमारे पास सपोज 14.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या है बेटा? 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट, और हीट को यूनिट लिखेंगे हम जूल। 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट को लिखेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो यही लिखा है, अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट को लिखेंगे हम, हीट को कहेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी, डिनोट करेंगे इसे हम सी से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है बेटा? 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट को कहेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूनिट क्या है इसका? जूल, जूल अपॉन ग्राम, जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो सी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास Q अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, तो हीट का यूनिट है यहाँ पे जूल, मास को लिखेंगे बेटा हम ग्राम में और टेम्परेचर को लिखेंगे डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी उसे क्या कहेंगे हम? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी उसे कहेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जाता है बेटा, water has large specific heat capacity, large specific heat capacity. Lot of energy is required to raise the temperature of 1 degree Celsius. 1 ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। देखो स्पेसिफिक कैपेसिटी इक्वल टू Q एम डेल्टा टी, फॉर्मूला है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू Q एम डेल्टा टी। अभी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों ज्यादा है बेटा? देखो 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बेटा ज्यादा हीट अप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसीलिए लिखा हमने वाटर हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें वाटर को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसलिए हमने लिखा वाटर हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड ऑन पॉइंट नंबर 3, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड ऑन नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, जैसे कि बेटा हमने यहां पे लिया कॉपर और एल्यूमिनियम, तो दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग रहेगी। कॉपर की अलग रहेगी, एल्यूमिनियम की अलग रहेगी। क्यों रहेगी? देखो कॉपर और एल्यूमिनियम का 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए डिफरेंट हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी बेटा। कॉपर और एल्यूमिनियम को 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें डिफरेंट हीट प्रोवाइड करेंगी, तो इन दोनों की हीट कैपेसिटी क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। तो इसे देखो यही लिखा हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड ऑन नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, नेचर के ऊपर डिपेंड रहेगी, साइज के ऊपर डिपेंड रहेगी और कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड रहेगी सिस्टम की। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, C इक्वल टू Q एम अपॉन डेल्टा टी। C देखो एक बार फिर से लिखता हूं मैं, C इक्वल टू Q एम अपॉन डेल्टा टी। यूनिट क्या है बेटा इसकी? जूल ग्राम डिग्री पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। देखो हमें लिखनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट आइसोथर्मल कंडीशन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल का मीनिंग क्या होगा बेटा? आइसोथर्मल का मीनिंग है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है C इक्वल टू Q एम डेल्टा टी। अभी चेंज इन
चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो यहां पे हम 0 ऐड कर देंगे, क्यू यम डेल्टा टी की जगह हम 0 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो सी आइसोथर्मल की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे सी आइसोथर्मल की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। सी आइसोथर्मल जब टेम्परेचर का चेंज 0 रहेगा तो वैल्यू निकल के आएगी इन्फिनिटी, सी आइसोथर्मल इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, और एक कंडीशन है देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट एडियाबैटिक कंडीशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट एडियाबैटिक कंडीशन। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है सी एडियाबैटिक कंडीशन इक्वल टू क्यू यम डेल्टा टी। और एडियाबैटिक किसे कहेंगे बेटा, एडियाबैटिक किसे कहेंगे, चेंज इन हीट क्या रहेगी, 0 रहेगी। एडियाबैटिक कंडीशन में चेंज इन हीट क्या रहेगी, 0 रहेगी। और जब हम हीट की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आएगी 0। तो ध्यान में रखना है, आइसोथर्मल कंडीशन होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट आइसोथर्मल कंडीशन के लिए वैल्यू आएगी बेटा इंफिनिटी, और एडियाबैटिक के लिए आएगी यहां पे 0। देखो हमें लिखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। चेंज इन वॉल्यूम जब 0 रहेगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लिखेंगे हम CV इज इक्वल टू क्यू यम डेल्टा टी। ठीक है, और देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन प्रेशर क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, तो उसे लिखेंगे हम CP इक्वल टू क्यू यम डेल्टा टी। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो CV, यहाँ पे स्मॉल CV लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, स्मॉल CV। स्पेसिफिक के लिए हम स्मॉल CV लिखेंगे बेटा, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हमें लार्ज CV लिखना है। ये क्या है, स्मॉल CV, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हमें लार्ज CV और CP लिखना है। ठीक है, स्मॉल CP एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो बेटा अगला पॉइंट कवर करेंगे हम, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहेंगे, देखो अमाउंट ऑफ हीट is required to raise the temperature of 1 mole by 1 degree Celsius. Amount of heat is required to raise the temperature of 1 mole by 1 degree Celsius. 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने को जो हीट लगेगी उसे कहेंगे हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 मोल को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी उसे कहेंगे हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक
हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल सीवी से, इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल सीवी से, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट करेंगे हम सीवी का स्मॉल सीवी से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है बेटा, 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी उसे कहा था हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने को जो हीट लगेगी उसे कहा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहेंगे, 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी उसे कहेंगे हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसे कहेंगे हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, देखो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, C इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे लिखेंगे हम Q N डेल्टा T। 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने को लगने वाली हीट उसे कहेंगे हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट प्रेशर कैसे लिखेंगे, Q N डेल्टा T। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू Q N डेल्टा T, 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट। देखो नाइट्रोजन गैस की हमें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन गैस बेटा हमारे पास, और इसका स्मॉल सी भी लिखना हो, 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट लग रही है, 1 जूल, इसे लिखा हमने स्मॉल सी। अभी कैपिटल सी भी लिखना है तो हमको 1 मोल के लिए लिखना होगा, तो 1 मोल के लिए कैसे लिखेंगे, 1 मोल नाइट्रोजन में कितने ग्राम है, देखो 1 मोल नाइट्रोजन है बेटा 28 ग्राम। ठीक है, मोल का फॉर्मूला मोल इक्वल टू गिवन वेट ये आएगा ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट है इसका 28 इंटू 1, कितना आएगा 28 ग्राम। अभी देखो 1 ग्राम के लिए कितना सीवी लग रहा है, 1 सीवी, तो 28 ग्राम के लिए कितना सीवी लगेगा, 28 सीवी। देखो 1 ग्राम के लिए 1 सीवी, तो 28 ग्राम के लिए कितना सीवी लगेगा, 28 सीवी। तो देखो स्मॉल सीपी और कैपिटल सीपी में क्या रिलेशन है, कैपिटल सीवी इक्वल टू मोलर मास इंटू स्मॉल सीवी, और कैपिटल सीपी इक्वल टू मोलर मास इंटू स्मॉल सीपी, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो बेटा अगला पॉइंट कवर करेंगे हम, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। देखो हमारे पास फॉर्मूला डेल्टा एच, एंथैल्पी का डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ठीक है, अभी हम यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा एच को लिखेंगे बेटा हम एन सीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू को लिख सकते हैं हम सीवी डेल्टा टी, और पीवी को लिख सकते हैं बेटा हम डेल्टा आर टी। ठीक है, अभी इसको देखो सीपी डेल्टा टी इक्वल टू सीवी डेल्टा टी, आर को हम बाहर निकालेंगे, आर डेल्टा टी। ठीक है, सभी टर्म को हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो गया, यहां पे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। ठीक है, तो रिलेशन क्या निकल के आ गया हमारे पास, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। अभी देखो जैसे कि सीवी को लिख सकते हैं बेटा हम, सीवी को लिख सकते हैं हम एफ बाई 2 आर, और एफ क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम
ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अभी मोनो एटॉमिक गैस के लिए मोनो एटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू आएगी 3, डायएटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू आएगी बेटा यहां पे 5, और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू आएगी यहां पे 6। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम मोनो एटॉमिक के लिए वैल्यू आएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे यहां पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां पे लिखेंगे हम CV, F/2R, CV प्लस R। देखो गामा की वैल्यू आएगी यहां पे CP/CV, गामा इक्वल टू CP/CV। अभी मोनो एटॉमिक गैस के लिए बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 3, डायएटॉमिक गैस के लिए डायएटॉमिक गैस के लिए वैल्यू आएगी 5, और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए वैल्यू आएगी 6। अभी देखो CV की वैल्यू क्या आएगी मोनो एटॉमिक गैस के लिए, CV की वैल्यू क्या आएगी, CV इक्वल टू F कितना है, देखो F है बेटा यहाँ पे 3/2R। ठीक है, डायएटॉमिक क्या गैस के लिए F डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5/2R, और पॉलीएटॉमिक के लिए देखो F की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो F की वैल्यू 6/2R। ठीक है, अभी CP की वैल्यू क्या आएगी, देखो CV प्लस R, 3/2R प्लस R कितना होगा ये 5/2R। ठीक है, CV प्लस R लिखना है हमें, 5/2R प्लस R कितना R होगा 7/2R, और 3R प्लस R कितना होगा 4R। अभी देखो गामा की वैल्यू क्या निकल के आएगी CP/CV, CP की वैल्यू कितनी 5/2 अपॉन 3/2, तो ये कितना आ गया 5/3, 7/2 5/2 7/5, और ये कितना आएगा 4/3, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखो 1.66, ये कितनी आएगी 1.4, और ये निकल के आएगी 1.3। देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है, देखो पहले तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे। अ 500 ग्राम लीड क्यूब हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच पावर डिड इट टेक टू हीट दिस लीड। क्यू हमें निकालना बेटा, हीट निकालनी है हमें। लीड है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, C की वैल्यू दे रखी है हमें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है 0.129 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, देखो T2 माइनस T1 75 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, ये आएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला Q m डेल्टा T,
सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0.129 इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू हमें निकालना है, यम दे रखा है हमें, देखो यम कितना दे रखा है हमें 500 ग्राम, 500 ग्राम मास दे रखा है हमें 500 ग्राम इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा 50। तो ये क्यू कितना निकल के आएगा, देखो क्यू इक्वल टू 0.129 इंटू 500 इंटू 50। तो ये 1.2 यहां पे लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2500 इंटू 1.2 कैंसल, 250 किससे मैच कर रहा है बेटा, देखो ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दे रखा है, देखो यूजिंग 2330 जूल्स एनर्जी, क्यू दे रखा है हमें 2330 जूल, एनर्जी ऑफ 25 ग्राम मेटल, मास दे रखा है बेटा हमें 25 ग्राम, 25 ग्राम मेटल बॉल का मास है, मेटल बॉल का मास गेट हीटेड, और मेटल बॉल को हीट किया गया है, टेम्परेचर यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी की वैल्यू निकालनी बेटा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो C इक्वल टू क्यू यम डेल्टा टी, क्यू कितना दे रखा है हमें, देखो 2330 अपॉन यम दे रखा है हमें 25 और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे आएगा 200। तो कितना निकल के आएगा ये देखो 233 अपॉन 1 to 10⁻⁻², 233 10⁻², 1 to 0.46, ऑप्शन नंबर बी। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको लिखेंगे बेटा हम सीपी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कितना दे रखा है हमें 7/2R, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो हमें गैमा निकालना है बेटा, गैमा क्या होता है Cp/Cv, इसका रेशियो निकालना है हमें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम का हमें रेशियो निकालना है। तो हमें Cp की वैल्यू दे रखी है, Cv की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो इनका रिलेशन क्या होता है, देखो Cp इक्वल टू Cv प्लस R। तो Cp दे रखी है हमें 7/2R इक्वल टू Cv इक्वल टू Cv प्लस R। तो ये क्या आएगा, देखो ये निकल के आएगा 7/2R माइनस R, मतलब आएगा 5/2R, ठीक है। तो Cv की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2R। तो Cp/Cv कितना निकल के आएगा बेटा, Cp/Cv निकल के आएगा यहाँ पे Cp/Cv निकल के आएगा 7/5R, 7/5। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, Cp की हमको वैल्यू दे रखी है Cv, और Cv हमने निकाला, कैसे निकाला, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। Cp दे रखा है बेटा, Cv की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ पे Cv की वैल्यू निकल के आ गई, देखो 7/2R माइनस R, 5/2R, ठीक है। तो Cv की वैल्यू आ गई 5/2R, Cp अपॉन Cv 7/2R अपॉन 5/2R कितना आएगा 7/5। तो गामा की वैल्यू आ गई 7/5।